वेलकम टू जी के जी एस एस। आज हम आपको अपने इस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम में लगभग लगभग पूछी जाती रहती है, चाहे यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, या यूपीपीसीएस हो, यूपीआरओ आरओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उन उसमें पूछा जाता है। तो हम आपके प्रस्तावना को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर प्रस्तावना से आता है तो प्रस्तावना से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो देखते हैं कि प्रस्तावना, शुरुआत में ही मैंने लिख दिया है दो चीज़ इंपॉर्टेंट, कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा हमारी प्रस्तावना को कहा गया। और दूसरा क्या है? प्रस्तावना गैर न्यायिक है। संविधान की आत्मा तो एक चीज़, एक और को कहा गया, आर्टिकल को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है आपका, आर्टिकल 32 को भी कहा गया संविधान की आत्मा। लेकिन किसके अनुसार? अंबेडकर जी के अनुसार कहा गया। भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 क्या है? संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। इसके साथ ही साथ और क्या है? इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें जो दिया गया है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब क्या होता है? कि प्रस्तावना वाद योग नहीं है। प्रस्तावना को किसी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता कि प्रस्तावना में जो चीज़ें दी गई हैं उनको किया ही जाए, उनको लागू ही किया जाए। तो ऐसा नहीं है, प्रस्तावना को गैर न्यायिक बनाया गया है। तो आगे हम और चीज़ों के बारे में समझेंगे कि इसके संबंध में कौन कौन से वाद आए, क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं, आखिर प्रस्तावना में क्या उल्लेख किया गया है। तो लिखा गया कि हम भारत के लोग, यहीं से अगर हम एक एक पॉइंट देखते चलें तो हम भारत के लोग मतलब अर्थात भारत की जनता जो है, संविधान को शक्ति हमारे कहाँ से प्राप्त होती है? कई बार पूछा गया संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता से, जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है। फिर आगे दिया गया है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट भी किया है। पूछा गया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को। तो इसमें से जो 5 शब्द आए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसमें से जो 2 ऐसे शब्द हैं उनको बाद में जोड़ा गया है। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। कब जोड़ा गया है इसको आगे हम बताएंगे, क्योंकि एक जगह बताने का उद्देश्य ज़्यादा ठीक वहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो अगले स्टेप में हम बताएंगे, अगले पैराग्राफ पे। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें से जो क्रम से दिया गया है, क्या क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको एक क्रम से याद होना चाहिए कि जिस क्रम में मैं लिखा हूँ, जिस क्रम में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, उसी क्रम में इनको होना अनिवार्य है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार प्रश्न इस तरह पूछा गया कि इनको क्रम से व्यवस्थित करें। तो क्रम से व्यवस्थित तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कैसे दिया गया है प्रस्तावना में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो आपको याद रखना आवश्यक है। फिर आगे दिया गया 3 तरीके की न्याय की बात की गई। कितने तरीके की? 3 तरीके के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो ये 3 न्याय की बात की गई है। एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि उसमें से आपको प्रकृति, न्याय, समता, इन सबको एक क्रम से लगाने के कहा गया था कि किसमें कितने चीज़ों का उल्लेख किया गया उस अनुसार। तो आगे हम आपको बताएंगे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, यानी धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई कहीं पे। अगर पूछा जाए निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना में किन कितने न्याय की बात की गई या किस न्याय की बात नहीं की गई है, तो धार्मिक न्याय की आपकी बात नहीं की गई। फिर उसके बाद दिया गया विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है आप देखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना, मतलब 5 प्रकार के आपकी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो हमें 2 प्रकार के समता का ज्ञान कराता है। यहाँ से कितने प्रकार की समानता का ज्ञान करा रहा है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता
और अखंडता। अखंडता जो शब्द है उसको भी बाद में जोड़ा गया। तो संविधान में मात्र एक संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसी के माध्यम से प्रथम बार इसमें संशोधन किया गया और लास्ट था, पहली और लास्ट बार वही था। तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद है कि सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। बंधुत्व बढ़ाने मतलब भाईचारा को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो कब अपनाया गया संविधान? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया। लेकिन लागू कब किया गया? लागू अगर पूछा जाएगा कब लागू किया गया, तो गणराज्य कब बना भारत? तो 26 जनवरी 1950। आपको इसके संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए या बनने की संभावना है, उसके बाद इसको हम आपको करवाएंगे, जिससे आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए, आप अच्छे से उसको कर सकें। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट किया करें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना कर पाते हैं। तो ठीक है, तो इसके बारे में, इस संविधान के बारे में था। उसके बाद क्या है जो अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट आएंगे। तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। जो प्रस्तावना सम्मिलित की गई, अगर किसी संविधान में सम्मिलित की गई थी तो अमेरिका के संविधान में सम्मिलित की गई थी। लेकिन अगर भारत के प्रस्तावना की बात करें किस देश से प्रभावित है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना से प्रभावित है। भारत का जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना से प्रभावित है। उसके बाद एक कथन है, कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो एन.ए. पालकीवाला ने संविधान को परिचय पत्र कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला है प्रस्तावना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका बहुत पूछा जाता है। प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। तो कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किस दिन पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न है 46वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ये भी एक फैक्ट है, 46वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए हैं? 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 46वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई बार बहुत ज़्यादा इस संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया है। किसके द्वारा? यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन होगा, 42 यहाँ पे मिस्टेक से हो गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कई बार संशोधन किया गया, जिसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था, मैंने बता दिया था। इसमें सबसे प्रश्न बनते हैं, हर बार पूछा गया है। आगे देखते हैं संविधान की अब मेन जो बातें हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन सा है? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन सा है? भारत की जनता, जो दिया गया है शुरुआत में कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता जो संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान को जहाँ से शक्ति प्राप्त होती है वो भारत की जनता ही है। अगला है संविधान की प्रकृति। संविधान की हमारी प्रकृति कैसी है? तो संविधान की जो हमारी प्रकृति है वो संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य। तो प्रकृति कितनी है? 5 प्रकृति है। प्रकृति जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द की व्याख्या करता है। तो संप्रभु मतलब भारत अपने व अंदर व बाहर सभी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार होगा। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आएगा। आगे है संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व है। संविधान का जो उद्देश्य है न्याय मतलब न्याय करना, स्वतंत्रता सभी को स्वतंत्रता देना, समता सभी के अंदर समानता की भावना, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना को बढ़ाना।
तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक। उसके बाद है न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से, जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, वहाँ से इसको लिया गया है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की। और समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। फिर आगे हम देखते हैं प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसमें दिया गया है संप्रभुता। भारत अपने सारे फैसले, चाहे वह देश के अंदर के हो या बाहर के हो, वह स्वयं करेगा, किसी के दबाव में आके नहीं करेगा। अगर किसी के दबाव में करता तो संप्रभु थोड़ी माना जाएगा, वो तो अधीन माना जाएगा। जैसे ब्रिटिश का गुलाम था पहले, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका फैसला करती थी। तो लेकिन भारत जब आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, उसके अपने फैसले थे, चाहे वो कैसा भी फैसला करे, जैसे अभी इस समय में आप लोग देखते हैं। उसके बाद है समाजवादी। समाजवादी शब्द का जो बताया था मैंने कि उल्लेख किया गया कहाँ से? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको नया जोड़ा गया है। तो समाजवादी में भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद जो है, समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवाद समाजवाद। और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया, लेकिन उसके जो तत्व हैं, जो धर्मनिरपेक्ष के तत्व हैं, उसके पहले से ही लक्षण विद्यमान थे हमारे संविधान में। अगर देखें हम तो अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो उसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। तो उसका पहले से ही उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाए क्या पहले उल्लेख था? हाँ, बिल्कुल पहले उल्लेख था, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगला है लोकतांत्रिक। इस शब्द का आशय है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में रहेगी। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में रहेगी? लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र है, मतलब जनता के हाथों में रहेगी। लेकिन लोकतंत्र अगर देखें तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला एक देश है, कौन सा? हमारा स्विट्जरलैंड है। बाकी किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रावधान नहीं है। उसके बाद भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ कि यदि वहाँ की कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई कानून पास किया जाता है, तो वहाँ पर जनता जो है, जनता अपना मत देती है। अगर जनता उस कानून के मत में मतदान ज़्यादा करती है, बहुमत होता है, तभी वो कानून पास होता है, अन्यथा नहीं पास होगा। जबकि भारत में कैसा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे, संसद में जाएंगे, विधानमंडल में, वो कानून का निर्माण करते हैं, उन पर ही वो ही कानून का निर्माण करेंगे। उसमें जनता का कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता, वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आगे देखते हैं गणतंत्र। गणतंत्र जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के 2 भागों में है। गणतंत्र जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है, एक राजशाही और दूसरा गणतंत्र। तो राजशाही जो होता है, राज्य का प्रमुख राजा या रानी होता है। जैसे हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो वहाँ पर राजा या रानी जो होता है प्रमुख होता है, लेकिन गणतंत्र जो होता है वहाँ का राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है और वहाँ पे ब्रिटेन में राजशाही व्यवस्था है। अगर हम न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में दिखाई पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में दिखाई पड़ेगा। सामाजिक न्याय के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जाति, धर्म, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव न करना, सबको मौका। आर्टिकल 15 में आप देखेंगे तो इसमें भेदभाव न करने का किया गया। अगर भेदभाव कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी को संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना है। ये आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में समता, इसके अंतर्गत नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के समता में सम्मिलित किया गया है।
समानता का अधिकार आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 में है, जिसमें आपका कानून के समक्ष समता है। उसके बाद भेदभाव नहीं करना लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर। उसके बाद उपाधियों का अंत, नियोजन में सभी को समानता दी जाएगी, सभी को सम देखा जाएगा, और कई तरीके से किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 325, 26 और 39। इसमें समानता का अधिकार कैसे आता है? तो 325 में जो आपका दिया गया है, 325 में क्या कहा गया है? 325 में कहा गया है साफ साफ कि मतदाता सूची में किसी भी रंग, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सभी को सम्मिलित किया जाएगा। और 326 में जो है, 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान होगा। जो भी व्यक्ति वयस्क है वो मत देने का अधिकार है, उसका नाम उसमें सूची में रहेगा जब वो करवा लिया जाएगा तो। फिर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सभी को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान, तो सभी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो जैसे आप देखेंगे कि महिला और पुरुष को आप अपने यहाँ देखेंगे तो महिला और पुरुष को क्या किया जाता है? असमान वेतन। अगर पुरुष का 300 है तो महिला का 120, 150 के लगभग है, ठीक है। इस तरह से वेतन दिया जाता है। लेकिन आप तो वहाँ पे नहीं लागू हो पाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर मतलब जैसे आप मजदूरी करवाते हैं तो वहाँ पर नहीं लागू होगा। लेकिन अगर कोई सरकारी कार्य है, कोई सरकारी कार्य है तो वहाँ पर ये नियम लागू होते हैं। जैसे आप मनरेगा ले लेंगे तो मनरेगा में क्या है? मनरेगा में सभी की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो आपका फिक्स रेट रहेगा। जैसे यूपी में अभी 202 रुपये है लगभग, तो 202 रुपये के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया जाएगा, चाहे महिला चाहे पुरुष हो, सभी को समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारे को बढ़ावा देना। ये जितने भी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी आपके प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं, उन्हीं को हम आपको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। अब देख लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित वाद। प्रस्तावना से संबंधित वाद में सबसे पहले बेरूवाड़ीवाद है जो 1960 में आया था। बेरूवाड़ीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। किसकी कुंजी कहा है? संविधान की कुंजी। किसने कहा है? प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की कुंजी कहा है। उसके बाद केशवानंद, इसमें बेरूवाड़ीवाद में का और आया है कि संविधान को जो है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। किसका भाग? संविधान का भाग नहीं माना गया है। लेकिन नहीं माना गया, अगर संविधान का भाग नहीं है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर संविधान का भाग नहीं है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रश्न ही नहीं उठता कि संशोधन हो जाए। तो इससे ये हुआ कि प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद क्या किया गया? केशवानंद भारतीवाद आया। केशवानंद भारतीवाद आया, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। संविधान का यदि हिस्सा है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन होगा। लेकिन संशोधन वहीं तक होगा जो संविधान के मूल ढांचे मतलब जो संविधान, मूल संविधान है, उसको कोई क्षति न पहुंचे। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया? मूल ढांचे का सिद्धांत हमारा केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये आया था, मूल ढांचे का सिद्धांत भी। तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, संविधान का हिस्सा माना गया, लेकिन उसके साथ एक शब्द कहा गया कि मूल ढांचे में कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने यही प्रयोग करके 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन्होंने एक परिवर्तन कर दिया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इन्होंने जोड़ दिया हमारी प्रस्तावना में। तो ये इससे संबंधित था। फिर LIC ऑफ इंडिया 1995 में भी एक बार प्रस्तावना का मुद्दा उठा था, तो उसमें भी कहा गया था कि संविधान का प्रस्तावना जो है भाग है। तो इस समय वर्तमान में जो माना जा रहा है वो केशवानंद भारतीवाद वाला कि प्रस्तावना जो है संविधान का हमारे हिस्सा है। तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा है ज़रूर बताएं, कमेंट भी करें और वीडियो लाइक भी करें अगर अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।